डिस्कशन का आज के इस टॉपिक्स का जिसमें आपने जो है ये करैक्टर्स टैक्सोनॉमिक पढ़े। तो दो करैक्टर्स रह गए हुए हैं, इथोलॉजिकल और जियोग्राफिकल करैक्टर्स। तो इथोलॉजिकल करैक्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे एनिमल्स के अंदर जो हैं वो रवैयाती तब्दीलियाँ आने की वजह से, आपको पता है ना, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज टर्म्ड एज इथोलॉजी। तो इथोलॉजिकल करैक्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स के अंदर जो रवैया होता है उसकी बुनियाद पे हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनको टेक्सोनोमिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की तरह ही आपको पता है कि इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी क्या करते हैं, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं, जीनस टू जीनस वेरी करते हैं, और ये टेक्सोनोमिक एनालिसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसमें बहुत बेशुमार साइंटिस्ट ने जो है वो इसको स्टडी किया, और कंपैरेटिव इथोलॉजी एक फिर इसमें टर्म यूज़ हुई, जिसको साइंटिस्ट ने जो है जिसके अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स का जो है रवैया स्टडी किया, उसका तकाबली जायज़ा लिया। तो कंपैरेटिव इथोलॉजी के अंदर क्या होता था कि यूनिट एलिमेंट्स जो होते थे उनको कंपेयर किया जाता था, उनका एनालिसिस किया जाता था, जिससे क्या होता था, एनिमल्स का बिहेवियरल पैटर्न्स बन रहा होता था। तो जो भी एनिमल्स का बिहेवियर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है कि यूनिट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल्स अपना एक खास बिहेवियर का पैटर्न या एक तरतीब शो कर रहे होते हैं, जो कि हर एनिमल ग्रुप के अंदर जो होता है वो खास किस्म की तरतीब होती है, और उस ग्रुप उससे आप एनिमल्स का वो ग्रुप बना सकते हैं। तो इस तरह से फिर आप वो जो ग्रुपिंग होती है उसमें आप क्या कह सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से जो है एनिमल्स के बिहेवियर की एवोल्यूशन हुई, और किस तरह से एनिमल्स के बिहेवियर जो है वो स्पीशी टू स्पीशी जो है वेरी करते चले गए। तो इसमें सबसे पहले जो रिसर्च की थी इस काम के ऊपर वो कॉनरेड लॉरेंस था और स्पाइथ थे, इसके अलावा जैकब था। तो कॉनरेड लॉरेंस जो था ये क्या करता था कि इसने जैसे रिवर डक्स जो हैं एनाटीनाई, आपने ये पढ़ा हुआ इम्प्रिंटिंग, एक आप टॉपिक पढ़ा करते थे एफएससी में भी, बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा होपफुली, मिलर हार्ले में। तो उसमें आप देखते थे कि नक्श हो जाना एनिमल्स के अंदर, मतलब अगर बतखों को या कोई भी ऐसा एनिमल जो ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड के दौरान अगर आप उसको जो है एज अ पेरेंट सर्व कर रहे हो, आप उसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हो, उसको ओरिजिनल पेरेंट्स को रिमूव कर दिया जाए तो वो आपको ही फॉलो करेगा, आपको ही वो अपना पेरेंट समझ लेगा। तो ऐसे बतखों की वो भी एक डायग्राम उसमें हुआ करती थी कि वो कॉनरेड लॉरेंस आगे आगे चल रहा है, बतखें उसके पीछे पीछे चल रही हैं, क्योंकि उसके ओरिजिनल पेरेंट्स को नहीं उसने दिखाया था, तो वो उसको ही अपना पेरेंट मान रही होती थी। तो इम्प्रिंटिंग उनके अंदर हुई हुई थी। तो इस तरह से रवैये जो हैं ये चेंज होते हैं, और इसके अंदर फिर वो रवैयों की जो स्टडी वो इथोलॉजी है। स्पाइथ जो था इसने फिर ड्रोसोफिला विलिस्ट्रोनाई ग्रुप को स्टडी किया, इसी तरह से उनके रवैयों को, और जैकब जो था उसने ग्रास होपर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको स्टडी किया। तो इस तरह से फिर साइंटिस्ट को पता चला कि जो बिहेवियरल पैटर्न होता है इसमें होमोजीनियस एलिमेंट, होमोलोगस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि एक खास टेक्सोनोमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी ग्रुप जो होगा उसके अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते होंगे उन सब के अंदर खास किस्म के मिलते जुलते एलिमेंट्स होंगे जो रवैया बना रहे होते हैं, उनको होमोलोगस एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी यूनिट एलिमेंट्स का जो है वो उसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक खास टेक्सोनोमिक ग्रुप का हिस्सा होते हैं। अब ये वाले जो यूनिट एलिमेंट्स होते हैं या होमोलोगस एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये खास टेक्सोनोमी ग्रुप का तो हिस्सा होते ही हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, वो वेरी करता है। यानी जो एनिमल्स मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ जो स्पीशीज होंगी एक ही ग्रुप की, उनके अंदर वो जो होमोलोगस एलिमेंट्स हैं जो रवैया बना रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करने का, उनको जाहिर करने का स्टाइल क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, जिससे आप कह सकते हैं कि ये जो होमोलोगस एलिमेंट्स होते हैं इनको जब एक्सप्रेस किया जाता है किसी खास स्पीशी के अंदर, तो वो क्या होता है, स्पीशी स्पेसिफिक होता है। यानी वो उस खास स्पीशी के अंदर एक खास तरीके से ही एक्सप्रेस करेंगे, वो दूसरी स्पीशी में किसी और तरह से एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो सारी स्पीशी एक ही होमोलोगस ग्रुप का हिस्सा हो, लेकिन उनके अंदर एक्सप्रेस करने का स्टाइल क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, पैटर्न डिफरेंट होगा। तो अब इसमें कोडशिप और दूसरे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स जो हैं आ जाते हैं, यानी इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, एक कोडशिप पढ़ेंगे और दूसरा आप सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले जो है ये कोडशिप या दूसरे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स को अगर हम देखें, तो आपको पता है कि तमाम एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है मुख्तलिफ स्पीशी के दरमियान। एक स्पीशी के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरी के साथ नहीं वो कर सकते, उनके दरमियान रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, जो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट भी आपको बताता है। तो जब भी एक ही स्पीशी के मेंबर्स किसी दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में जाते हैं, आपने स्पीसीएशन पढ़ा है, टॉपिक्स आपने सारे पढ़े हैं, एडेप्टिव रेडिएशन भी आपने पढ़ा, तो आपने देखा कि वहां पे जाने के बाद वो अपने उस एनवायरनमेंट के मुताबिक ढल जाते हैं, उनके अंदर चेंजेस आती हैं, उनका इकोलॉजिकल निश चेंज होना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होता है वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो वो जो नई स्पीशी बनती है ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ, अगर आप उनकी मेटिंग भी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। जब भी कोई नई स्पीशी बनती है तो सबसे पहले उसमें क्या चेंज आता है कि उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। हम उसको कहते ही तब स्पीशी हैं कि वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे इसने कोर्टशिप या दूसरे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स में यही चीजें एक्सप्लेन की हैं। कोर्टशिप मीन्स कि एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स हैं, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज कर रहे होते हैं बिफोर मेटिंग, तो उसको कोर्टशिप कहा जाता है। तो कोर्टशिप के लिए भी मुख्तलिफ पैटर्न्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने आपको स्लग्स की या घोंघों की एग्जांपल यहाँ पे नीचे एक दी हुई है कि स्लग आपको पता है कि ऐसा एनिमल का ग्रुप है जो कि दिखने में सारे एक जैसे नजर आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वो मैच करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कलर चेंज उनका होता है, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो वो सारे मुख्तलिफ स्पीशी होते हैं। कैसे मुख्तलिफ स्पीशी होते हैं कि अब उसने एक एक्सपेरिमेंट में बताया कि पेयरिंग बिहेवियर जब स्टडी किया गया स्लग्स का, तो गिरहार्ट ने कहा कि जो स्लग्स होते हैं जब ये आपस में रिप्रोडक्शन से पहले पेयरिंग कर रहे होते हैं तो इनके अंदर जो डिस्प्लेज ये अपने शो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बेशुमार तरह के अपने डिस्प्लेज शो कर रहे होते हैं बिफोर कॉपुलेशन। वो डिस्प्लेज जो इनके होते हैं बिफोर रिप्रोडक्शन, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं। यानी जो इनका कलर पैटर्न है या जो भी ये डिस्प्ले करते हैं वो स्पीशी स्पेसिफिक होता है, जिसकी बुनियाद पे आप क्या कर सकते हैं, स्लग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज मॉर्फोलॉजिकली तो एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो इसलिए टेक्सोनोमिक ये जो करेक्टर है कोर्टशिप या आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ये अक्सर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, टेक्सोनोमिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अब एक जीनस है इनकी, यानी कि लाइमैक्स जीनस है स्लग्स की, तो उसके अंदर देखा गया कि 6 डिफरेंट डेफिनेट पेयरिंग पैटर्न्स पाए जाते हैं। यानी लाइमैक्स जीनस के अंदर जो है वो 6 तरह की, इट मींस डिफरेंट स्पीशी पाई जाती हैं। वो किस तरह पता चला, क्योंकि उनके अंदर 6 तरह की पेयरिंग टाइप्स थी। तो वो पेयरिंग टाइप्स को देखते हुए कहा गया कि ये 6 गुड स्पीशीज हैं, यानी टोटली ये 6 डिफरेंट स्पीशीज हैं, हालांकि दिखने में वो सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं लाइमैक्स जीनस के। तो फर्क कहाँ से पता चल रहा है कि उनका पेयरिंग पैटर्न क्या था बिफोर रिप्रोडक्शन, उनकी मेटिंग किस तरह की थी या पेयरिंग वो किस तरह कर रहे थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप एनिमल स्पीशी को डिटरमिन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोर्टशिप एंड अदर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। अब कुछ दूसरे बिहेवियरल पैटर्न्स यहाँ पे आपको जो है वो उसमें जो है वो बताए गए हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि एनिमल बिहेवियर चूंकि आपको पता बड़े वेरी करते हैं और उसके अंदर बेशुमार तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जो मकड़ी होती है उसका नेट की कंस्ट्रक्शन के मेथड डिफरेंट होते हैं। मतलब जब भी वो अपना नेट बना रही होती है, अपना जाला बना रही होती है, तो वो जो वेब उसका होता है या जाल होता है, तो वो आपने देखा होगा छतों वाले जो मकड़े हैं वो और तरह का जाला लगाते हैं, जो दीवार की कॉर्नर्स में होते हैं उनका और तरह का जाला जाला होता है। तो नेचर ऑफ वेबिंग वो चेंज हो जाती है। इसी तरह माइट्स का अपना एक तरीका कार है। कैटरपिलर सूंडियां जो होती हैं ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर वेरी करती हैं, मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स की। इसी तरह से वो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि ये जो बीज हैं, मक्खियां हैं, इनकी 2 जीनस हैं, एक एंथीडियम है दूसरी डाई एंथीडियम है। तो एंथीडियम जो जेनरा है या जीनस है इनकी मक्खियों की, इन दोनों को आप कैसे एक दूसरे से फर्क कर सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली तो दोनों एक जैसी नजर आ रही हैं, तो इनका फर्क कैसे पता चलेगा, वो फर्क पता चलेगा इनके नेस्ट की कंस्ट्रक्शन से, ये अपना घोंसला किस तरह का तमीर कर रही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अब एंथीडियम जो है ना ये अपना घोंसला तमीर करती है उस मटेरियल से जो प्लांट मटेरियल होता है, और दूसरा ये कि जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं, यानी कॉटन जो होती है ना, रुई से जो होती है, वो उससे अपना नेस्ट तमीर कर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो डाईएंथीडियम है जीनस, उसके जो मेंबर्स होंगे अब अपना नेस्ट किससे तमीर करते हैं, रेजिनस प्लांट एक्सुडेशन से वो अपना जो है वो नेस्ट तमीर कर रहे होते हैं। मतलब जो दरख्तों से एक रास्ता निकलता है, पहाड़ी इलाकों के जो दरख्त हैं चीड़ के या कोनीफिरस प्लांट्स, तो उनमें से आपको पता है तो जो रेजिनस प्लांट एक्सुडेशन होती है उससे वो अपना नेस्ट तमीर कर रही होती हैं, या सैंड से भी या स्मॉल पेबल से भी। तो आप इट मीन्स कि उनके बिहेवियरल पैटर्न्स की बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि एंथीडियम और हैं और ड्राई एंथीडियम और हैं, दिखने में वो दोनों एक जैसी नजर आ रही हैं। तो इस तरह से आप एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अब एक्सट्रेनियस मटेरियल्स अक्सर एनिमल्स यूज कर रहे होते हैं अपने नेस्ट के लिए, या लार्वा या प्यूपा के जो केसेस होते हैं उसमें बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। जैसे कैडीज वर्म्स हैं या बैग वर्म्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो उनके शेल को अगर आप देखें, कुछ मटेरियल उनके शेल के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी बुनियाद पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो मोलस्कन जीनस की स्पीशीज हैं जैसे जीनोफोरा है,
तो इस जीनस की जितनी भी स्पीशीज आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैच्ड मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन देयर शेल। तो इस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब वो लास्ट पे कह रहा है कि फाइनली आप अगर देखें तो कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड हैं, जो कि स्ट्रक्चरल करेक्टर्स नहीं होते बल्कि एवोल्यूशनरी पैटर्न्स के साथ साथ होते हैं। जैसे अब अगर वो एग्जांपल दे रहा है कि आप अगर कबूतर को देखें तो उसको पानी पीने का स्टाइल जो होता है वो काफ़ी हद तक एक यूनिक है जो एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड चलता हुआ आ रहा है। इसी तरह से वो नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा है कि सैंड ग्राउस को अगर आप देखें ये बर्ड है तो इसका भी पानी पीने का एक अपना पैटर्न है। और अगर आप प्लोसीडी जो है ये पैसर को देखें तो आप डस्ट बाथिंग इनका मैकेनिज्म है, मतलब ये मिट्टी में नहा रहे होते हैं, मिट्टी के अंदर ना अपने पैरों को फैला के, जैसे अक्सर परिंदों को आपने देखा मिट्टी अपने ऊपर डाल रहे होते हैं और उसके अंदर वो चूंच मार रहे होते हैं। तो ये पैसर जो है इसके जो ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं सारी इन चिड़ियों से मिलते जुलते जो परिंदे हैं तो उनके अंदर ये मैकेनिज्म है। इसी तरह से जो ये बार्न स्वेलोज हैं, अबाबील जो हैं, यानी ये जो बार्न एरियाज में रहती हैं, तो इनका जो मड से ही अपना नेस्ट तमीर कर रही होती हैं, हिरंडू। तो ये वाली जो इसकी स्पीशी है हिरंडू जी, इसकी वो क्या होता है वो अपना गार भी हालांकि गारे से ही तमीर कर रहे होते हैं अपना नेस्ट। तो लेकिन वो खास किस्म का तमीर कर रहे होते हैं, पहले इनको बैंक स्वेलो ही मान लिया जाता था। तो इस तरह से बिहेवियरल पैटर्न्स को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं कि आप एनिमल्स को जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिनको आप नॉर्मली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से बिहेवियरल पैटर्न्स अक्सर बड़े ही एनिमल किंगडम के अंदर होते हैं जिनकी बुनियाद पे आप एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट तो जू जियोग्राफी आपने एक आखिरी सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी पढ़ना है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स या प्लांट्स की मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। यानी हर एनिमल या प्लांट को आप देखेंगे कि अपने इकोलॉजिकल कंडीशंस के मुताबिक क्या होगा वहां पे पाया जाएगा खास किसी जियोग्राफिकल रीजन में, और उसकी डाइवर्सिटी जो होगी वो वेरी कर रही होगी फ्रॉम वन जियोग्राफिकल रीजन टू अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कैंगरू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो जियोग्राफिकल करेक्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है, हथियार है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं एनिमल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब ज्यादातर जो होता है इसमें क्या होता है कि हम जियोग्राफिकल या एसोसिएटेड इकोलॉजिकल फीचर्स को ले रहे होते हैं कि जो एनिमल्स के फीचर्स होंगे या जो एनवायरमेंटल फीचर्स होंगे उस बाकी एनिमल वहाँ पे अडेप्ट किए होते हैं उस खास रीजन में, इकोलॉजिकल भी आपको पता दे रहे होते हैं। एक खास इलाकाई कम्युनिटी होती है जिसको वहाँ की आबोहवा तय कर रही होती है, उसको हम बायोम का नाम दे रहे होते हैं। आप बायोम की डेफिनेशन भी पढ़ा करते थे। तो ये ये जो चीजें हैं बायोम हो गया या जू जियोग्राफिकल रीजन हो गए, ये साइंटिस्ट ने खुद डिटरमन किए हुए हैं, ये सारे एक जैसे नहीं है। मुख्तलिफ इको जोन्स में डिवाइड किया गया इकोलॉजिकल जोन्स में। तो अब टेक्सोनॉमिस्ट जो होता है ये दो तरह के जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं जिनको हमने अभी स्टडी करना है। पहला है जनरल बायोजियोग्राफिकल पैटर्न्स और दूसरा इसमें क्या है कि एलोपैट्रिक सिंपैट्रिक रिलेशनशिप है। तो ये दोनों जो हैं ये इससे हम कह सकते हैं कि दो पॉपुलेशंस क्या हैं वो कौन स्पेसिफिक हैं या नहीं है, यानी कि वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती हैं या नहीं करती हैं। तो हम उनके जो जू जियोग्राफिकल पैटर्न्स हैं उनको देखते हुए या ये देखते हुए कि वो सब स्पीशीज हैं या वो सेमी स्पीशी हैं या वो एक डिस्टिंक्ट स्पीशी हैं, इन चीज़ों को देखते हुए हम ये सारे पॉइंट्स को डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं वन बाय वन इन पॉइंट्स को। अब पहला स्टूडेंट जो पॉइंट है वो है जनरल बायोजियोग्राफिक पैटर्न्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ होती हैं ये मुख्तलिफ जू जियोग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं। अक्सर क्या होता है कि एक ही स्पीशी की सब स्पीशीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ ज़मीन के खितों के ऊपर पाई जाती हैं। तो हम उनको जो है वो कहते हैं जी कि ये एक ही स्पीशी की मुख्तलिफ हालतें हैं, यानी ये सब स्पीशी हैं जो कि मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में फैली हुई हैं, और अगर आप उनको इकट्ठा कर देंगे तो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकती हैं। सब स्पीशी की ये पहचान होती है कि अगर आप उनको इकट्ठा कर दें कि एक ज़मीन के ऊपर ला के, जैसे फॉर एग्जाम्पल बकरियाँ हैं, तो आपको पता है कि उसके मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में वैराइटीज़ हैं। जैसे आप कहते हैं ये पहाड़ी बकरी है, ये देसी है, ये फलां है, ये टैडी है। लेकिन अगर आप उनको इकट्ठा कर दें
वो मुख्तलिफ स्पीशी को, तो वो आपस में मुख्तलिफ सब स्पीशी को, वो सब स्पीशी हैं एक ही बकरी की, तो वो क्या कर सकती हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। तो जनरल बायोजियोग्राफिक पैटर्न्स होते हैं हर स्पीशी के डिस्ट्रीब्यूट होने के, कि मतलब अगर आप जियोग्राफिकल पैटर्न्स को देखें तो उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न्स एनिमल या प्लांट्स का क्या होता है, वो खास किस्म का पूरी दुनिया में पाया जाता है। तो इसलिए बायोजियोग्राफर्स जो है उन्होंने पूरी दुनिया को मुख्तलिफ जो है रैम्स मीन सल्तनतें में, सल्तनतों में, मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ प्रोविंसीज में, सब प्रोविंसीज में डिवाइड किया हुआ है कि वहाँ का क्या फाना है या वहाँ का क्या फ्लोरा है, यानी वहाँ के प्लांट्स या एनिमल्स को देखते हुए। फाना कहते हैं स्टूडेंट्स किसी भी जगह के लोकल जो हैं एनिमल्स को, फ्लोरा कहते हैं किसी भी जगह के जो लोकल प्लांट्स होते हैं, तो उनको फ्लोरा कहा जाता है। तो फाना फ्लोरा की बुनियाद पे जो जू जियोग्राफर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, मुख्तलिफ खित्तों में ज़मीन को डिवाइड किया हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती हैं। और इसमें ये भी फिर देखा जाता है कि एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशनल सेंटर जो आज हमें नज़र आ रहे हैं या जो पास्ट में हुआ करते थे वो किस तरह के थे। आपको पता है ना कि कुछ पास्ट एनिमल्स भी हैं जो फॉसिल्स बन गए हुए हैं, जो आज ज़मीन पे नहीं पाए जाते। तो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व की जाती है कि कब कौन कौन से खित्ते में कौन कौन से जानदार आते रहे हैं या अब वहाँ पे पाए जाते हैं। तो किसी भी ग्रुप को देखते हुए क्या होता है कि वो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि उसकी स्पीशी कहीं पूरी दुनिया में फैल तो नहीं रही है, या उसकी सब स्पीशी तो नहीं बन रही हैं, या क्या उससे नई तो नहीं स्पीशीज बनती जा रही हैं, स्पीसीएशन तो नहीं हो रही। जिसमें आप एक टॉपिक भी अभी आगे पढ़ेंगे, अगले वीक में हमने पढ़ना है सुपर स्पीशी, जो आपको मैंने जीसीआर में शेयर भी किया हुआ है, उसको पहले एक दफ़ा ज़रूर देखें। ठीक है, वो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें सेंड किया है सुपर स्पीशी का, और इसी तरह एक दूसरा भी किया हुआ है। इन दोनों को समझें सुने ताकि आपको फिर अच्छी तरह और अंडरस्टैंडिंग हो जब मैं आपको दोबारा उसको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वही यही वाले वो पैटर्न्स आपको उसमें समझाए गए हैं कि सुपर स्पीशी क्या होती हैं, किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। और मैं हैरान हूँ कि आपकी क्लास में से किसी ने अभी तक उसको सुना देखा नहीं, और हालांकि मैंने उसको 2 हफ्ते पहले का शेयर आपसे तकरीबन किया हुआ है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये ग्रुप्स को डिपेंड करते हुए कि वो कौन से स्पीशीज में से एक्सपैंड कर रही हैं, कौन सी रिट्रीट कर गई हैं, मतलब कौन सी स्पीशीज ज़मीन पे कम होती जा रही हैं, कौन सी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ये चीज़ों को ऑब्जर्व उसमें किया जा रहा होता है। और फिर इसमें ये भी देखा जा रहा होता है कि ये जो फाना या फ्लोराज होते हैं इनको बायोटास कह दिया जाता है। तो वो मुख्तलिफ जोन या एरिया में डिवाइड किस तरह से हुए हुए हैं। तो टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री मालूम करते हैं किसी भी रीजन की, कि वहाँ पे बायोटिक सेंटर्स, बायोटाज सेंटर्स क्या हुआ करते थे, यानी किस जगह पे सबसे ज्यादा प्लांट्स या एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करती थी। और इस तरह से पास्ट रिलेशनशिप एनिमल्स के जो होते हैं या प्लांट्स के आपस में वो मालूम करते हैं कि प्लांट्स या एनिमल्स के आपस में क्या रिलेशनशिप उस खास कॉन्टिनेंट के अंदर या खास करते हैं। फिर वो डिजाइन कर रहे होते हैं, मतलब जो स्पीशी लेवल से अब कैटेगरीज हैं उनको वो क्या करते हैं फिर वो कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा है मैमल्स की, कि मैमल्स अगर आप देखें तो वो साउथ अमेरिका के जो मैमल, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि वो जो मैमल्स हैं साउथ अमेरिका के, कि वो अफ्रीका से या तो नहीं रिलेट कर रहे होंगे, अगर कॉमन एंसेस्ट्री होगी तो साउथ अमेरिका का हम कह सकते हैं कि वो नॉर्थ अमेरिका से जो है वो रिलेट कर रहे होंगे। इस खासतौर पे पोर्कुपाइन आ जाता है, ठीक है, हिस्ट्रीकोमॉर्फ में, ये जो सेज जिसको हम कह देते हैं। तो अफ्रीकन से जो है वो एक एक्सेप्शनल केस माना जाता है कि उसको अगर हम देखें तो उसकी हिस्ट्री में, कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी कोई भी फॉर्म्स टर्शरी पीरियड के अंदर नॉर्थ अमेरिका में नहीं पाई जाती थी। ठीक है, तो उसमें री एग्जामिनेशन जब किया गया तो पोर्कुपाइन से उसके रिलेटिव्स का, तो उसमें देखा गया कि जूजियोग्राफिकल ये पजल है एक बहुत बड़ा, जिसमें हम कह सकते हैं कि पोर्कुपाइन जो साउथ अमेरिका के हैं या अफ्रीका के हैं, इनका ओरिजिन क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ है। यानी अफ्रीका के जो से हैं और जो साउथ अमेरिका के से हैं ये अलग अलग पैदा हुए हैं, इनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं थे। तो डिस्ट्रीब्यूशनल डिफिकल्टीज जो होती हैं ये अक्सर क्या होता है कि इनको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स के टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके एग्जांपल दे सकते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब न्यूजीलैंड के अंदर वो बता रहा है थ्रशीज हैं वहाँ के जो बर्ड्स हैं, तो वो जो थ्रशीज हैं वो अगर उनको हम देखें या टिट्स को न्यूजीलैंड के देखें तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये दोनों को अगर आप ग्रुपिंग देखें तो वो थ्रशीज जो हैं वो पेकाई सिफेलानी से बिलोंग करते हैं, जबकि ये जो हैं
न्यूजीलैंड के टिट्स ये दे आर नॉट पेराइडी बट मेलुराइनी। तो इस तरह से फिर ये दोनों जो रीअसाइनमेंट्स अगर इनकी की जाए तो इससे पता चलता है कि ये जियोग्राफिकल सिंप्लीफिकेशन आप इनकी कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं, जिससे आप एनिमल्स का टेक्सोनोमिक एनालिसिस भी कर सकते हैं। यानी आप मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में मौजूद एनिमल या प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, आपस में उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनका कॉमन एंसेस्ट्री है या नहीं है। दूसरा इसमें सिंपैट्रिक एलोपैट्रिक रिलेशनशिप है पॉपुलेशंस का। तो ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें अगर आप देखें सिंपैट्रिक मींस कि अगर सेम लैंड पे रहते हुए भी एनिमल्स आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है और वो दोनों क्या है, गुड स्पीशीज हैं। क्योंकि दो मुख्तलिफ स्पीशीज नॉर्मली आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करती, इंटरब्रीडिंग नहीं कर रही होती हैं। और अगर मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स पे भी रह रही हों एक ही स्पीशी की सब स्पीशीज, जैसे अभी मैंने आपको बकरी की एग्जांपल या किसी भी आप एनिमल की एग्जांपल कोट कर सकते हैं, यहाँ पे सब स्पीशी भी आपने भी आगे टॉपिक पढ़ना है। तो वो जो सब स्पीशीज को अगर आप एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। क्योंकि सब स्पीशीज की ये जो क्वालिटी होती है, करेक्टरिस्टिक्स होता है कि अगर वो वैसे तो वो जियोग्राफिकली सेपरेट होती हैं तो वो किसी खास इलाके की लोकल पॉपुलेशन होती हैं, जिसको हम नस्ल कह देते हैं ना कि नस्ल है ये फलां नस्ल की बकरी है, ये फलां नस्ल का एनिमल है, ये फलां नस्ल का जानवर है। तो वो नस्लें जो होती हैं वो होता तो हालांकि एक ही तरह का मतलब है ना, जैसे अगर घोड़े की नस्लें हैं, अरबी घोड़ा है या तुर्की घोड़ा है, तो वो क्या है, वो किसी खास खित्ते की नस्ल है। लेकिन अगर आप उनको इकट्ठा कर देंगे तो वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो सब स्पीशी होती हैं उनकी आपस में रिप्रोडक्शन हो सकती है, इंटरब्रीडिंग हो सकती है। लेकिन जो डिफरेंट स्पीशी है वो नॉर्मली इंटरब्रीडिंग नहीं कर रही होती है, एक्सेप्शनल केसेस में होता है। जैसे हॉर्स और डोंकी के रिप्रोडक्शन से आपको पता म्यूल बनता है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो सिंपैट्रिक एलोपैट्रिक रिलेशनशिप जो पॉपुलेशंस का होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एनिमल्स की आपस में जो है रिलेशनशिप्स देख सकते हैं। तो अब सिंपैट्रिक एलोपैट्रिक रिलेशनशिप का वो बता रहा है कि ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो अप्रोच है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, जिससे आप बता स्पीशी के एनिमल्स हैं क्या ये सेम स्पीशी के एनिमल्स हैं। तो इसमें अब वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप बहुत सारी सीरीज ऑफ फॉर्म्स आपको नजर आ रही हो जिनमें जियोग्राफिकल रिप्लेसमेंट हुई हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि एक ही स्पीशीज थी, उसके मेंबर जो हैं वो मुख्तलिफ जो इकोलॉजिकल रीजन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर गए, ठीक है। तो एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स थे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो मुख्तलिफ जो है वो इकोलॉजिकल रीजन्स के अंदर जब हो गई, तो उससे आप कह सकते हैं कि वो क्या होगी कि वो उसकी सब स्पीशी बन जाएंगी। तो अब इसमें सीरीज ऑफ फॉर्म्स जो होती हैं वो जियोग्राफिकल रिप्लेसमेंट शो कर रही होती हैं, जैसे चेन या रिंग्स बनती हैं या अपने वो नेबर से डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशंस को हम एलोपैट्रिक पॉपुलेशंस का नाम दे रहे होते हैं, मतलब जो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स पे पाई जाती हैं, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में पाई जाती हैं जिनका आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न होता है, ये क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स जो होती हैं इसमें फिर जो आ जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीटिपिक स्पीशी का नाम दे रहे होते हैं। अब पोली का मतलब है मैनी, टिपिक का मतलब है टाइप्स, जिसको हम आम जुबान में कह सकते हैं सब स्पीशीज या किसी भी जानदार की वैरायटी, जिसको हम कहते हैं ना ये फलां वैरायटी है आम की, यानी दुशहरी है, चौंसा है या सिंदड़ी है, या इस तरह आप वैरायटियां कह रहे होते हैं मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन के हवाले से। तो इस तरह से एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए जो कि मुख्तलिफ एरियाज में पाए जाते हैं लोकल पॉपुलेशन, तो उन लोकल पॉपुलेशन को हम सब स्पीशी का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो सब ऐसे जानदार या ऐसी स्पीशीज जिनकी दो या दो से ज्यादा सब स्पीशी पाई जाती हों उनको हम पॉलीटिपिक स्पीशी का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और मोनोटिपिक वो होंगी स्पीशीज जिनकी कोई भी सब स्पीशी ना पाई जाती हो। तो पॉलीटिपिक स्पीशी के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब स्पीशी पाई जाती हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा एनिमल्स की फॉर्म्स जो होती हैं वो ओवरलैप कर रही हों, मतलब वो जो है उनका जमीनी जो इलाका है वो आपस में ओवरलैप कर रहा हो, लेकिन ये आपस में इंटरग्रेड ना कर रही हों। यानी कि इंटरग्रेड से मुराद क्या है कि उनका इलाका चाहे ओवरलैप भी कर रहा है दो स्पीशी का, लेकिन वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर रही हैं, उनके आपस में इंटरब्रीडिंग का कोई पैटर्न मौजूद नहीं है। तो इनको हम यानी जब दो डिफरेंट स्पीशीज होंगी तो चाहे एक ही कॉन्टिनेंट पे क्यों ना रहती हो, चाहे वो सिंपैट्रिक ही क्यों ना हो, वो फिर भी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं, ठीक है ना, वो इंटरग्रेड